नमस्कार सभी को। जैसे कि आप सबको पता चल ही चुका है कि सीईटी क्वालिफाइंग का जो केस था वो डबल बेंच ने आज डिसमिस कर दिया है। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किन पॉइंट्स पे केस डिसमिस हुआ है और आगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि डबल बेंच ने केस डिसमिस किया है तो इसकी अपील है वो हाई कोर्ट में नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। हम हाई कोर्ट में इसकी सिर्फ रिव्यू पिटिशन डाल सकते हैं और इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैं बताऊंगा कि रिव्यू पिटीशन डालना क्यों सही रहेगा। ये देखिए। हाँ, और एक और बात, जो नवीन का केस था वो शायद सिलेबस को लेकर था। इस ऑर्डर में काफ़ी चीज़ें सिलेबस को लेकर रखी गई है कि जो पेपर फर्स्ट था, सीईटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टेक्निकल सिलेबस नहीं पूछा गया था। तो जज ने काफ़ी जगह ये चीज़ लिखवाई है। तो शायद नवीन के एडवोकेट ने जो बातें रखी वो सिलेबस के ज़्यादा रखी, जो शायद हमारे केस के लिए रिलेवेंट नहीं थी। क्योंकि हमारा केस सिर्फ एक था कि जो कैंडिडेट सीईटी 1 को क्वालिफाई कर गया उसको आप अगले एग्ज़ाम में बैठने का चांस दो। चाहे आपने सिलेबस में कुछ पूछा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारा केस सिर्फ एक पॉइंट पे था कि जो एलिजिबल है उसका अगले एग्ज़ाम में बैठने का मौका दो, बस। पता नहीं क्यों उन्होंने इस केस को हमारे साथ अटैच करवा लिया। चलो, शायद उनकी पिटीशन में उन्होंने ये भी पॉइंट रखा हो कि क्वालिफाई किया जाए। वो पिटीशन देखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। ये सब पॉलिसी की बातें हैं, जो सरकार ने पॉलिसी बनाई थी वो हैं। इसको डिस्कस करने का फ़ायदा नहीं है डिस्कस करने का। जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। ये लीडिंग केस था 24/605। ये आशीष कुमार वाला केस है। इसमें एडवोकेट ने कहा था कि रिस्पोंडेंट कंसीडर करे सीईटी क्वालिफाइड सभी कैंडिडेट्स को। यानी कि आशीष कुमार के केस में कहा गया था कि सीईटी क्वालिफाइड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको रिस्पोंडेंट अगले पेपर में बैठने दे। यानी कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें जितने भी क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं सब वो एग्ज़ाम दें। इसमें एडवोकेट प्रशांत चौहान ने पॉइंट्स रखा कि जो आपके एडवर्टीज़मेंट है उसकी कंडीशंस के हिसाब से जब कैंडिडेट एलिजिबल हो गया तो आप उसको अगला एग्ज़ाम देने से कैसे रोक सकते हो। ये तो आर्बिट्रेरी हो गया ना, और कैंडिडेट्स के राइट के वॉलेशंस हो गया। और सीईटी जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी हो चुका है और रिस्पोंडेंट अब सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते अगली रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। यानी कि जब आप एक बार रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो गई और किसी कैंडिडेट ने उसमें पार्टिसिपेट कर लिया और वो एलिजिबल है तो उसको रोका नहीं जा सकता अगले प्रोसेस में जाने से, अगर वो एलिजिबल है। फिर ये रिट आती है, ये नवीन कुमार वाली है। इसमें अंकुर सिद्धर एडवोकेट थे तो उन्होंने भी ये स्किल्स के पॉइंट्स रखे। इसमें अंकुर सिद्धर एडवोकेट ने पॉइंट्स रखे कि उन्होंने ये लिखवा रखा है इसमें कि ये टोटल 401 कैटेगरी थी जिसके 63 ग्रुप्स बना रखे हैं। और इन्होंने कहा कि अगर एक ही कैंडिडेट बार बार सिमिलर पोस्ट को अप्लाई करता रहेगा तो ये बहुत कम कैंडिडेट हैं जो कि 4 या 5 गुना की लाइन में आ सकेंगे। यानी कि उन्होंने भी इस पॉइंट को उठाया कि 4 और 5 गुना कैंडिडेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत कम कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर एडवोकेट अंकुर सिद्धर ने सिलेबस को लेके एक पॉइंट उठाया कि इसका जो था एक कॉमन सिलेबस हुआ था सीईटी एग्ज़ाम का, और इसके अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट थी। तो उनका ये कहना है कि टेक्निकल पोस्ट के लिए अलग सिलेबस होना चाहिए था और नॉन टेक्निकल के लिए अलग। क्योंकि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो शायद कॉमन सिलेबस जिनका कमज़ोर था और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था, तो कहीं ना कहीं ये सिलेबस को लेकर उन्होंने बात की है। अब यह आ जाता है रविंदर मलिक वाला जो केस था, एडवोकेट सिद्धार्थ गुप्ता थे इसमें। तो उन्होंने भी अपने पॉइंट्स लिखवाए थे इसके अंदर, सेम वही पॉलिसी के बारे में लिखवाया पहले उन्होंने। फिर उन्होंने वही बातें लिखी कि सीईटी में अगर एक बार कैंडिडेट एलिजिबल हो गया तो आप उसको रोक नहीं सकते अगले उसमें बैठने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि इस अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग सर्विस रूल होते हैं और इन्होंने बिना सर्विस रूल को चेंज किए
एक कॉमन पेपर ले लिया। तो पहले इनको सर्विस रूल चेंज करने चाहिए थे आर्टिकल 309 के तहत, और फिर जो अगली प्रोसेस है वो शुरू करनी चाहिए थी। तो बस फिर आगे स्टेट का रिप्लाई आता है। स्टेट कहती है कि हमने तो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये पॉलिसी बनाई थी। फिर उन्होंने बताया कि 2,92,000 कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाइड हुए हैं। फिर वही उन्होंने केस वगैरह डिस्कस करे हैं। तो मैं सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। अब बस फाइनल बता देता हूँ कि कोर्ट ने किस बिहाफ पे इसको डिसमिस किया है। ये देखिए, यहाँ पे मैं बताता हूँ। कोर्ट ने कहा है कमीशन एक एक्सपर्ट बॉडी है, यानी कि जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो एक्सपर्ट बॉडी है, और वो डिसाइड करेगा कि किसी भी एग्ज़ाम में क्या सिलेबस पूछना है कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। इन्होंने ऊपर ये भी लिखवाया है कि सरकार कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट कर सकती है, और इन्होंने कहा कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब एक्सपर्ट की बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जज के माइंड में सिर्फ जो पॉइंट शायद मेरे अकॉर्डिंग घूम रहा था वो ये था कि ये एक्सपर्ट का मैटर ज़्यादा आ गया, क्योंकि सिलेबस की जब बात आ जाती है तो सिलेबस एक एक्सपर्ट डिसाइड करता है, और एक्सपर्ट के मैटर में कोर्ट कभी भी इंटरफेयर नहीं करता। सिर्फ तभी इंटरफेयर करता है जब कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। तो यहाँ पे रिट पिटिशन डिसमिस हो गई है। अब इसकी रिव्यू पिटिशन डालेंगे एडवोकेट, वो देखते हैं कि शायद ये जस्टिस चले जाएं इस हफ्ते, तो उनके बाद डालेंगे। और एक और, अब इसकी जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट होगी, तो एक बार रिव्यू पिटिशन डाल के देखते हैं, बाकी देखते हैं क्या रहता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।